हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन साइंस को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज का टॉपिक है प्रत्यास्थता। आशा करते हैं पीछे आप लोगों का सफ़र काफ़ी सुहाना और कंफर्टेबल रहा होगा हम लोगों के साथ में, और कोई भी डाउट जो आप लोगों के मन में थे वो ख़त्म हो गए होंगे। तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता, जिसको आप इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, तो प्रत्यास्था भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक विरोधी गुण है। ये भी एक विरोधी, हम ये भी क्यों बोल रहे हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने जड़त्व पढ़ा था, घर्षण पढ़ा था, ठीक है ना, और प्रस्तनाव पढ़ा, श्यानता पढ़ा। तो ये सारे के सारे विरोधी गुण थे जो उस काम को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। उसी प्रकार से प्रत्यास्था भी एक विरोधी गुण है या विरोधी बल है। हमने फिलहाल बल लिख के काम चलाया। तो ये किस प्रकार का विरोधी बल है? तो प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से, ठीक है, भी एक्सटर्नल फोर्स होगा, बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब सीधी बात है, आप किसी चीज़ को खींच रहे हो और खींचने का यदि कोई चीज़ विरोध कर रही है, तो उस खींचने के विरोधी बल को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्रत्यास्थता नाम दे देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा कठिन रूप से याद करने की जरूरत नहीं। प्रत्यास्था वह गुण है जो अपने अंदर खिंचाव का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाएगा तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो ये वाली लाइन को भी हम पूरा बोलना भूल गए। वैसे आप लोगों को भी यदि नहीं पता तो बता दें कि सामान्यतः लोगों का ये मानना होता है कि प्रत्यास्था वह गुण है जो अपने आप में खींचने का विरोध करेगी। तो ये तो केवल अधूरी बात है। यदि हम लोग इतना पता हो, इतने को हम सही मानते हैं, तो उसे प्रत्यास्थता नहीं कहेंगे। प्रत्यास्थता होता क्या है कि जब भी किसी चीज़ को आप खींचोगे और खींचने का वापस छोड़ोगे, तो उसको वापस अपनी जगह पे भी आना है। खींचने का विरोध करना है, और खींचने के बाद जब विरोध तो कर हो गया, अब जैसे ही आप उसको आप अपने इस बाह्य बल को हटाएंगे, तो बाह्य बल को हटाने के बाद उसको अपनी पुनः वापस स्थिति में आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे कुछ ये स्प्रिंग डाल रखी, वो महोदया जी भी वहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग देखा, इस वाले हाथ ने जैसे ही बल लगाया तो ये फैल गया है, और जैसे ही छोड़ा तो ये अपनी वापस स्थिति में आ गया। तो खींचने का विरोध भी हुआ, पर आपने खींच दिया तब भी, और जैसे ही बल हटाया तो ये पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाता है। तो इस पूरी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थता, और वस्तु के इस गुण को हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थ। इस वस्तु को बोलेंगे प्रत्यास्थ, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद ध्यान, इसमें भी सेम क्या होता है, देखिए आप इस वस्तु पे वैसे जैसे ये नीचे वाले को देख सकते हैं। अभी तो छोड़ नहीं रही है महोदय मैडम, तो यहाँ पे आप ध्यान सकते हैं, नीचे का जो बैग है उस पर जो पैर रख रही हैं, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही वो पैर को हटा रही हैं, तो जो बैग है अपनी जगह पे वापस फूल जा रहा है, मतलब अपनी स्थिति को वापस प्राप्त कर ले रहा है। तो उस वाली घटना को हम लोग कह देंगे प्रत्यास्थता, और ऐसी वस्तु को हम लोग बोल देंगे प्रत्यास्थ वस्तु। तो कुछ खास नहीं, आखिरी बस इतना बोल देंगे, किसी वस्तु को खींचा आपने तो खींचने का विरोध किया, लेकिन तब भी खींच दिया आपने, और जैसे ही आपने खींचने वाले बल को, मतलब बाह्य बल को हटा दिया, तो वस्तु वापस अपनी जगह पे पहुंच गई। तो इस पूरी घटना को हम लोग नाम दे देंगे प्रत्यास्थता, उस वस्तु को नाम देंगे प्रत्यास्थ वस्तु। तो ये लिखा नहीं है, पर आपको ध्यान देना है और समझ के चलना है। अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है? तो विरूपक बल, जिसको अभी हमने यहाँ पे क्या नाम दे रखा था, बाह्य बल। तो विरूपक बल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लें हम लोग। एक कहने को ट्रांजिटिव फोर्स है यहाँ पे, ये ऐसा बल जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, लाने का प्रयास करता है, उसे आप क्या कहेंगे? विरूपक। मतलब आपकी जो प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ला देगा, ऐसे बल को विरूपक बल कहेंगे। जो रूप को बिगाड़ देगा उसको क्या कहेंगे? विरूपक बल। तो विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण की क्या हो जाएगा? समाप्त। मतलब सीधी बात है, आपके पास इलास्टिक थी, आपने इस इलास्टिक पे एक निश्चित सीमा तक तो बल लगाया, जिससे इलास्टिक फैलती गई। मतलब मान लीजिए इसकी लंबाई पहले एल थी, उसमें आपने एल की वृद्धि कर दी, ठीक है, स्मॉल एल मान लीजिए, एल की वृद्धि कर दी। तो जब तक इसमें वृद्धि होती जाएगी तब तक तो वो विरूपक बल जो है काम कर रहा है। मतलब एक आप प्रत्यास्थता की सीमा पे है। मतलब जैसे हम इस प्रकार समझाएं कि मान लीजिए हमारे हाथ में इलास्टिक है, उसको हम खींचते जा रहे हैं और खींचते जा रहे हैं, जब तक वो खींचती जा रही है
तो आप प्रत्यास्था की सीमा के अंदर हो, मतलब उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक यदि हम खींच देंगे, इलास्टिक क्या हो गई, टूट गई, मतलब प्रत्यास्था की सीमा आपने पार कर दी। नहीं बोलते हर चीज़ की एक लिमिट या सीमा होती है, तो वह सीमा, बल की वह सीमा जिस सीमा तक बल लगाने पर वस्तु फैलेगी, लेकिन उससे अधिक बल लगाएंगे तो फैलने की जगह पर टूट जाएगी, तो अपने स्थान पर वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उसी सीमा को हम लोग नाम दे देंगे प्रत्यास्था की सीमा। जो तो प्रत्यास्था की सीमा भी एक बल है, क्योंकि प्रत्यास्था खुद एक बल है, तो उसकी सीमा भी कौन होगी, बल ही होगी। ठीक है, तो बस एक सीमा तक ही आप उसको खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्रांतिक वर्ड का, क्रांतिक शब्द का उपयोग नहीं किया है उन्होंने, किस शब्द का उपयोग कर लिया, प्रत्यास्था की सीमा। तो वह बल जैसे इसी स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं, अब जोर जोर से खींच के एकदम इतना खींच दें कि ये स्प्रिंग सीधी होकर रह जाए और वापस अपनी पोजीशन को ना प्राप्त कर पाए, तो उस वाली स्थिति को भी हम लोग किस नाम से बोल देंगे, प्रत्यास्था की सीमा से अधिक बल लगा दिया आपने और वापस आ जाएगा, तो हम लोग प्रत्यास्था की सीमा के अंदर थे। तो माने कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि टॉपिक हमें ख्याल से ज़्यादा टफ नहीं है। तो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। बस जो अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है उस वाले विरोधी बल को आप प्रत्यास्था कहेंगे, और उस वाले बल को हमें फिलहाल में क्या नाम देना है, विरूपक बल। आगे जाके एक इसी को हम लोग प्रतिबल भी कहेंगे। बस इसकी सीमा के अंदर है तो वस्तु खिंच खिंच के वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, लेकिन सीमा से बाहर हो जाएंगे तो वापस अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाएगी वस्तु, या तो टूट जाएगी या फिर अपनी किसी नई स्थिति में ही रह जाएगी। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे प्रत्यास्था की सीमा के बाहर है। तो अगला पॉइंट है इसके प्रत्यास्था चैप्टर के अंतर्गत विकृति या स्ट्रेन। तो किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई यदि हम लोग L मान रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वृद्धि स्मॉल l होती है। तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L मतलब वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही आप विकृति कह देंगे। समझाने के लिए हमने मान लिया हमारे पास ये L लंबाई का पहले से कोई तार है या फिर इलास्टिक है, ठीक है, इस पे हमने विरूपक बल लगाया जिससे ये वस्तु जो अभी यहाँ तक थी अब इसको खींच के हम लोग यहाँ तक ले गए। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा दिखे आपको। इसको खींच के हम यहाँ तक ले गए तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि है ये स्मॉल l है हमने और इसको खींच दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ये हाथ रख के इनको खींच रहा है, तो हमने इसको खींचा जिस प्रकार से वृद्धि हमने कल उस साइड दिख रही, दोनों साइड हो सकती थी वैसे। तो प्रारंभिक लंबाई हमारी स्मॉल कैपिटल L थी, उसमें विरूपक बल मतलब बल लगाने पर वृद्धि कितनी की हो गई L की, तो इसमें आ गई ये विकृति। तो मतलब परिवर्तन, और विकृति क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। तो पूरा परिवर्तन आप कैसे दिखलाओगे, विकृति एक अनुपात है, तो इस जो परिवर्तन के रूप में जो वृद्धि हुई है वो वाली लंबाई और पुरानी वाली कुल लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देंगे, विकृति। मतलब सीधी बात है, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, उसकी वस्तु की लंबाई में कितने की वृद्धि हो गई, इस वृद्धि और बटे में कुल लंबाई के अनुपात को ही आप विकृति कहेंगे। मतलब सीधी बात है। बस एक शब्द तो फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए काम का बता ही दें कि विकृति क्या है, एक परिवर्तन है। ठीक है, पर यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में बोलें तो वो एक अनुपात है, परिवर्तन और बटे में कुल लंबाई, रेशियो है। तो कितने की वृद्धि हुई, कम भी कर सकते हो, आप किस चीज़ को सिकोड़ भी सकते हो। जैसे हमने अभी तक आपको केवल फैलाने की बात कही, किसी वस्तु को आप सिकोड़ोगे तो सिकोड़ने पे भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, परिवर्तन जितना भी परिवर्तन सिकोड़ने पे आया है तो उस वाले परिवर्तन को बटे में उसकी प्रारंभिक लंबाई या चौड़ाई कितनी थी उसके बटे में अनुपात को हम लोग विकृति कह देंगे। तो अभी तक हम लोग जिस बल को विरूपक बल कह रहे थे, अब उसी को हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रतिबल वर्ड यूज कर लेंगे एक प्रकार से। तो प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों को, रिवीजन कीजिए बार बार, सिलेक्शन पक्का है आपका। रटें मत, किसी चीज़ को समझें, और कुछ भी समझने में समस्या है तो हम लोगों से संपर्क करें। तो प्रतिबल या स्ट्रेस क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही आप क्या कह देंगे, प्रतिबल कह देंगे। तो अभी हम लोग जैसे कि यहाँ पे किसी वस्तु को खींच रहे थे, तो अभी तो खींचने के लिए हमने जो बल लगा रहे थे उस बल को हम लोग यहाँ पे पीछे विरूपक बल कह रहे थे। उसी विरूपक बल को चाहें तो आप अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रतिबल। बस यहाँ पे एक नया शब्द हमने यूज कर लिया, उसको लंबाई पे न लगा के हम किस पर लगा रहे हैं, क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं। बाकी कहीं भी लगाइए, जैसे कि हमने देखिए ये यहाँ पे कोई इलास्टिक पदार्थ रखा था, उस इलास्टिक पदार्थ पर हमने इस वाले वस्तु के द्वारा एक बल लगाया, और बल हमेशा किस पे काम करेगा, क्षेत्रफल पे काम करेगा। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को, जिसका उद्देश्य था विकृति लाना, ठीक है, जिसका उद्देश्य था विकृति लाना, तो उस लगाए गए बल को ही हम लोग अब क्या कह देंगे, प्रतिबल। प्रति
मतलब प्रतिकूल परिस्थिति जो आपके उल्टे स्थिति में काम करे, मतलब आपकी सामान्य स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ऐसे बल को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रतिबल नाम दे देंगे। और आगे चलते हैं, प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है। तो बस थोड़ा सा अच्छा पीछे का एक बार रिवाइज करते हैं। विकृति मतलब परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के लिए जो आप बल लगाते हैं उसको विरूपक बल के साथ साथ आप चाहें तो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिबल भी कह सकते हैं। यदि इस चीज़ को आप याद नहीं रख पाए तो कोई बुरी बात होने वाली नहीं है। प्रतिबल ही वह बल है जो किसी इलास्टिक पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करता है, उसी को हम लोग पीछे विरूपक बल कहते हैं, और चाहे तो प्रतिबल कह सकते हैं। यदि आपको और याद रखने का मन है तो आप बोल सकते हैं प्रतिबल मुख्यतः क्षेत्रफल पर काम करता है और विरूपक बल लंबाई पर भी काम करता है। ठीक है। प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है। तो प्रत्यास्थता का यंग मापांक की बात कर लें तो प्रतिबल जो भी पढ़ा हमने ऊपर, और विकृति, इन दोनों के अनुपात को ही तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। मतलब यदि आप यंग मापांक का सूत्र बनाने की इच्छा रखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर लिख देना है प्रतिबल, इसी को हम लोग आगे जाके हुक का नियम भी कह देंगे। बस इतनी बात छोटी सी आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें अलग अलग आती हैं परीक्षाओं में, इसलिए हमने आपको अलग अलग लिख के भी समझाने का प्रयास किया। विकृति थोड़ा सा बिगड़ गया है लिखने में, माना कि अच्छा लग रहा है। तो यंग मापांक क्या है प्रत्यास्थता का, तो किसी भी एक पदार्थ पर अप्लाई किए गए प्रतिबल और उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात को ही तार के पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहेंगे। अब उन्होंने तार लिख रखा है, मोस्टली हम लोगों को पता धातु के तार जो है उनको जोर से खींच दे आप तो वो खिंच जाते हैं। तो जो खींचने के लिए आपने बल लगाया है वो प्रतिबल है, उनमें जो लंबाई में वृद्धि हो गई है वो उनकी क्या है, विकृति। तो इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग प्रत्यास्थता का यंग मापांक कह देंगे। तो कुछ खास नहीं था, कल फैक्ट के रूप में आप लोगों को याद रखना है। अच्छी बात है कि हम लोगों के साइंस में अभी भी इतनी ईजी टॉपिक से भी क्वेश्चन जैम करते हुए आएंगे और आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर आसानी से दिलाएंगे। साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर 100 चीज़ें पढ़ोगे आप तो उतने में से ही आपके पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस के दूसरे पोर्शन जो हैं आपके, वहाँ पे 1000 चीज़ें भी पढ़ोगे आप तो भी आपके 20 नंबर कंफर्म नहीं होने वाले हैं। क्योंकि साइंस में एक अच्छी बात है कि आपको आसानी से समझ में भी आएगा और देर तक आप याद भी रख सकते हैं। तो जो पीछे हम लोगों ने यंग का प्रत्यास्थता का यंग मापांक पढ़ा है, उसी को हम लोग हुक के नियम के द्वारा भी ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। बल्कि हम तो ये भी बोलेंगे कि हुक के नियम से ही प्रत्यास्थता का यंग मापांक निकलता है। तो हुक का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हम लोग की फिजिक्स में ये भी चलता है कि आप लोगों को ये भी याद रखना है कि फिजिक्स में किस गुण संबंधी किस वैज्ञानिक द्वारा नियम दिए गए। जैसे हम लोग पीछे बात करेंगे, पीछे हम लोगों ने प्लवन पढ़ा तो प्लवन संबंधी नियम मार्कवली साहब ने दिए थे। उसके पीछे हम लोगों ने दाब पढ़ा तो दाब संबंधी नियम किसने दिए थे, तो आप बोलेंगे पास्कल ने दिए थे। उसके पीछे हमने गति पढ़ी थी तो गति संबंधी नियम तो आप बोलोगे न्यूटन साहब ने दिए थे। उसके पीछे हम लोगों ने ग्रहों की गति पढ़ी तो ग्रहों की गति संबंधी नियम केपलर ने दिए थे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यास्थता संबंधी नियम किसके द्वारा दिए गए, तो आप लगा देंगे हुक के द्वारा दिए गए। तो वो वाला हुक भी है जिसको हम लोग, मतलब ये हुक तो नहीं है वो वाला, लेकिन मान सकते हैं याद रखने के लिए कि हुक वही हुक जिस पर हम लोग अपने कपड़े वगैरह लटकाते हैं। और हुक पे हम लोग जब अपने कपड़े लटकाते हैं तो हम लोग देखते हैं कपड़ा पहले इस प्रकार से सपाट था, लेकिन हुक पे लटकाने के बाद उसमें हल्का सा बीच में एक निशान आ जाता है, मतलब वो कपड़ा भी प्रत्यास्थ होता है और कुछ समय बाद वो जो निशान है अपने आप ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। मतलब कपड़े भी प्रत्यास्थ थे, हुक के कारण प्रत्यास्थता आती है। हमने समझाने का प्रयास किया है तुक्के के रूप में, पर वो कॉन्सेप्ट भी है वहाँ पे। हर एक दुनिया की हर एक वस्तु प्रत्यास्थ हो सकती है, होती भी है। बस जो है कि किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटने में थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग जाता है। तो हुक जो होता है प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करवाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको समझा दिया कि हुक का नियम किससे संबंधित है, प्रत्यास्थता। तो इसको हम लोग अब रिपीट कर ही लेते हैं, पूरा पढ़ ही लेते हैं। तो भैया है क्या हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी भैया, वह सीमा जाके आपकी स्प्रिंग इलास्टिक टूटने ना पाए, उस सीमा के अंदर बल लगाना है आपको। तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। वही प्रतिबल मतलब लगाया गया बल। तो हम लोगों को पता है भाई जितना आप बल लगाओगे प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, मतलब वस्तु को तोड़ना नहीं है। तो वस्तु पर आपने प्रतिबल लगाया जिससे उसकी वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती जाएगी, मतलब विकृति आएगी। तो यह वाली बात भी आपको समझ में आ रही है कि जितना आप बल लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्या आएगी, विकृति। मतलब विकृति और प्रतिबल परस्पर क्या होते हैं, समानुपात में या फिर अनुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
ठीक है। तो प्रतिबल और विकृति परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि आप इस विकृति को इसके बटे में ले आओ, अनुपात के निशान को हटा के आप बराबर कर दो, तो सामने हम लोगों को एक ई मिलता है, जिसके ई का मतलब वो इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो जैसे आप एक नियतांक है, नियतांक की स्पेलिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो इस बात के लिए आप लोग थोड़ा खुश हो जाइए कि आपको ध्यान देने का मौका मिल रहा है। लीजिए, हमने उसकी मात्रा भर दी। तो प्रतिबल बटे विकृति जो है वो इलास्टिसिटी के रूप में एक नियतांक लेके आएगी, और इसी नियतांक को आप क्या कह देंगे, प्रत्यास्थता का गुणांक भी कह सकते हो। और कुछ कुछ किताबें इसी को यंग मापांक भी लिख देती हैं, जो कुछ हद तक सही भी हमने देखा है, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में सही भी रहा है, तो आप उसको भी याद करके रख सकते हैं। तो प्रतिबल और विकृति, तो यही तो क्या था हम लोगों का, यंग मापांक था, तो उसको ही हुक के नियम ने उपयोग किया है। तो ये जो प्रतिबल विकृति का अनुपात है, हर एक अलग अलग वस्तु के लिए अनुपात निश्चित होगा। इन दोनों के मान तो सेम नहीं होंगे, पर इनका अनुपात हमेशा निश्चित होगा। इसे आप ई से दर्शाएंगे, और ई यहाँ पे क्या है, प्रत्यास्थता का गुणांक, जिसको आप यंग मापांक भी कह सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। यदि आप इस प्रत्यास्था गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, तो हमने बता दी, पर अनुपात हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि आप इसका मात्रक बनाने की कोशिश करते हैं, तो के लिए क्या होगा, यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं आप लोग, क्या लिखा है, बल लिखा है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विकृति आपने पीछे देखी थी, विकृति किस में आई थी, आपकी लंबाई में आई थी, ठीक है। विकृति किस में आई थी, लंबाई में आई थी, और लंबाई कितने बार लिखी थी, वहाँ पे 2 बार लिखी थी, तो उसको आपने क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख दिया। इसलिए इसका मात्रक जो बनेगा न्यूटन मीटर -2 बनेगा। यहाँ पे अपॉन भी लगाना था, तो इसलिए इसका मात्रक आपको पीछे क्या लिखा है, न्यूटन मीटर -2, जिसे आप किसके रूप में व्यक्त करते हैं, पास्कल। क्योंकि पीछे आपको याद है कि सर पास्कल तो किसका मात्रक था, दाब का, और दाब का सूत्र क्या था, बल, और बटे में कौन था, क्षेत्रफल। बल बटे में कौन था, क्षेत्रफल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये भी क्या बना के देगा आपको, न्यूटन मीटर -2, तो ये भी पास्कल है, तो फिर इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा, पास्कल। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, यदि परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कौन से 2 राशियाँ या फिर कारक हैं जिनके मात्रक पास्कल सेम होते हैं, तो एक दाब तो आपको याद है, दूसरा आप लोग प्रत्यास्थता का गुणांक भी लिखोगे। यदि आपको यहाँ पे विकृति का m स्क्वायर समझ में नहीं आया, तो हम आपको आखिरी में ये भी बोल देंगे कि प्रतिबल आपने क्या पढ़ा था, कि प्रतिबल वह बल है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है। क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक बनेगा नहीं, वैसे हमने पीछे थोड़ा सा आपको गलत बताया, क्योंकि विकृति का सूत्र क्या बना था, विकृति का सूत्र था कैपिटल L अपॉन में स्मॉल l, तो इसका भी मात्रक मीटर बनेगा, थोड़ा गलत लिख दिया, ऊपर स्मॉल l और नीचे कैपिटल L, तो इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, तो ये मीटर मीटर तो क्या हो, कट जाएगा। लेकिन प्रतिबल के लिए आपने क्या याद किया था, कि प्रतिबल वह बल है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर काम करेगा। तो यहाँ पे विकृति का तो कोई मात्रक नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिबल का ही मात्रक क्या हो जाएगा, n अपॉन m स्क्वायर, मतलब n मीटर -2। तो इतने डीप में वैसे पूछा नहीं जाना कि कैसे बनाया, तो आप लोगों को बस सीधा ये भी याद रखना है कि प्रत्यास्था गुणांक या प्रतिबल या फिर हम लोगों का दाब, सभी का मात्रक क्या होगा, तो पास्कल होगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी वस्तु को आप प्रतिबल लगाए, मतलब उस पर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और वही दबाव प्रत्यास्था के लिए आवश्यक है। तो आखिरी में फिर से एक चीज़ रिवाइज करने की इच्छा रखते हैं कि भाई हुक का नियम प्रत्यास्था संबंधित है, और हुक का नियम क्या बोलता है, किसी वस्तु पे आप जितना बल लगाएंगे उसमें उतनी विकृति आएगी, मतलब दोनों परस्पर अनुक्रमानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसी को जब आप लोग अनुपात में लेके आओगे, तो आपको एक नियतांक लेके आना पड़ेगा, उस नियतांक को आप नाम दे देंगे प्रत्यास्था गुणांक, जिसका मात्रक ऐसा ही पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 होना, तो जल्दबाजी में बोला न्यूटन मीटर -2 होता है, जिसे पास्कल भी कह सकते हैं, दाब के सूत्र से, प्रतिबल के सूत्र से। और ये भी आपको याद रखना, अलग अलग पदार्थों के लिए इस प्रतिबल बटे विकृति का मान तो अलग अलग होगा, लेकिन अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। भले यहाँ पर हमने लिखा है ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन मान भिन्न भिन्न होने के बाद भी अनुपात कैसा रहेगा, सेम। मतलब यदि हो सकता है किसी पदार्थ पे आपने 9 बल लगाया, उसकी लंबाई में परिवर्तन 6 हुआ, हो सकता है अगला पदार्थ जो उस पर आपने बल लगाया 12 का, और उसमें परिवर्तन हो गया कितने का, 8 का। तो यहाँ पर देखिए 3 × 9, 3 दूनी 6, 4 × 12 और 4 दूनी 8। तो अनुपात का मान हमेशा कैसा रहने वाला है, समान। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग हुक का नियम यानी हुक के नियम के तहत प्रत्यास्था गुणांक के तहत समान अनुपात कहते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल अगले टॉपिक की ओर, इसी में बाकी
अपने या हुक्के नियम के अंतर्गत थी या फिर यंग मापांक के अंतर्गत थी। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक उसको कब आप लोग कैपिटल बाय से दर्शाएंगे। वैसे कुछ किताबें इसको बाय ना लिख के गामा लिखती हैं वैसे मोस्टली, तो हम भी गामा ही लिखना यानी गामा बोलना पसंद करेंगे, तो बाय ना लिख के गामा बोलेंगे इसको। तो यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य मतलब केवल लंबाई में, क्योंकि हम लोगों को ये भी याद रखना है कि विकृति या जो प्रत्यास्थता है केवल लंबाई में नहीं दिखलाई जाएगी, पूरे के पूरे क्षेत्रफल में भी दिखलाई जा सकती है। मतलब विकृति जो है केवल लंबाई में भी वृद्धि के रूप में दिखलाई जा सकती है। क्षेत्रफल, जब किसी क्षेत्र को दबाओगे, जैसे आटे की लोई थी आपके पास, उसको ही आपने दबा दिया तो वो ही क्या होगी, इस प्रकार से फैलने, मतलब क्षेत्रफल में भी विकृति आ सकती है। यदि कोई डब्बा था आपके पास जो कि त्रिविमीय था इस प्रकार से, ठीक है, इसको भी आपने ताप दे दिया तो ये क्या हो गया, फैल गया। तो इसमें भी क्या हो गया परिवर्तन। तो विकृति लंबाई में भी हो सकती है, क्षेत्रफल में भी हो सकती है, आयतन में भी हो सकती है और किस में भी हो सकती है, रूप में भी। जैसे आप लोगों को पता है कि हीरा से ग्रेफाइट बन सकता है, हीरा से ग्रेफाइट बनता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, विकृति है, मतलब उसमें भी प्रत्यास्थता का गुण है। और हम लोगों को भी पता है कि हीरा वापस चाहे तो ग्रेफाइट में और ग्रेफाइट वापस चाहे तो हीरा में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब उनमें भी प्रत्यास्थता का गुण होगा। और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, प्रत्यास्थता क्या थी। प्रत्यास्थता वह गुण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी करता है और परिवर्तन को वापस, मतलब बल को परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बल को, जिसको हम लोगों ने पीछे विरूपक बल या प्रतिबल कहा है, उसको हटाने के बाद वो वापस अपनी जो पोजीशन पे वापस आ जाए। तो उस आधार पर जो विकृति है प्रत्यास्थता का गुण है, लंबाई में भी, क्षेत्रफल में भी, आयतन में भी और रूप में भी। तो सीधी बात बोले तो अब प्रत्यास्थता कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की, लंबाई वाली, क्षेत्रफल वाली, आयतन वाली और रूप वाली। लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, एंड नहीं बोलना, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड मेटामॉर्फिस। अपरूपता को अभी हिंदी वर्ड ही आ रहा मुँह पे, इंग्लिश वर्ड अभी आएगा थोड़ी बार तो बताएंगे। आप लोग आगे देख सकते हैं हीरे से कोयला दोनों परस्पर क्या है, तो वही वाली चीज़ आपको बोलना है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, तो यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई में है, तो मोस्टली उसी में तो पढ़ी है हम लोगों ने। तो यदि विकृति लंबाई में है तो प्रत्यास्थता गुणांक को आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कह सकते हैं, यंग मापांक भी कह सकते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, बस सबके आगे आपको जो पीछे आपने अपना भोग का नियम पढ़ा था उसमें प्रतिबल बटे विकृति को आपने ई माना था, तो यहाँ पे ई को ई ना लिख के क्या लिखना है आपको, गामा लिखना है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में क्या आ जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति। ऐसे क्वेश्चन पीछे कई बार रेलवे एसएससी में आ चुके हैं, ठीक है, कि जब विकृति लंबाई बस में होती है तो उस वाली विकृति को आप क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। तो हमें से नहीं बोलना, आपको एग्जाम में पिक करना है। उसी प्रकार से जब विकृति आयतन में होती है तो हम लोगों को अपने यंग मापांक को ई से न दर्शा के किससे दर्शाना है, के से। लंबाई के मामले में ई और आप गामा भी बोल सकते हो, लेकिन आयतन के मामले में आपको क्या बोलना है, के बोलना है। फिर के ना बोल के इसको काई कहते हैं वैसे मोस्टली, क्या कहते हैं, काई। तो के ऐसा नहीं बनता, वो मिला नहीं है आसानी से लगता हमारे टाइपिस्ट को, तो उसने के बना के दे दिया है, काई कहते हैं। उसी प्रकार से अपर रूप, जो हमने हीरा और ग्रेफाइट वाला आपको दिखलाया है, तो जब प्रत्यास्थता अपर रूप में देखी जाती है तो उस विकृति, उसमें आने वाली विकृति के यंग मापांक को या फिर आपके प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग दृढ़ता गुणांक नीटा के रूप में दर्शाएंगे। फिर से ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। हमने पीछे आपको बताया है कि आपका जो हुक का नियम था, हुक के नियम में किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल जो है विकृति के समान अनुपात में होता है, और प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही आप प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में, नियतांक के रूप में लेंगे। ठीक है, अब उस एक प्रत्यास्था, हमने आपको बता दी प्रत्यास्था 4 प्रकार से आरोपित की जा सकती है, लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी, आयतन पर भी और रूप पर, और रूप को हम लोग अपर रूपता के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब उसको आप केवल लंबाई के रूप में दर्शाएंगे तो ई को आप ई बोलने के अलावा आप क्या बोल सकते हैं, गामा बोल सकते हैं, और उसका पूरा नाम होएगा क्या, यंग का प्रत्यास्था गुणांक गामा के रूप में। और विकृति किस में दिखलानी है आपको, अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई में। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए कोई शब्द नहीं मिलता है अलग से, लेकिन जब आपने विकृति आयतन मतलब प्रत्यास्थता का गुण आप किसी वस्तु के आयतन पर आरोपित करा, आप पूछोगे सर आयतन पे कैसे लगाएंगे, तो हम लोगों को पता है गैस के अणु में मोस्टली आसानी से देखने को मिलता है कि गैस के अणु को यदि आप गर्म करते तो वो फैल जाते हैं, और ठंडा करो तो वापस क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती ताप पा के फैल जाती हैं और ताप छोड़ के वापस सिकुड़ जाती हैं, तो उनके पूरे के पूरे
आयतन में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब आयतन के मामले में आप प्रत्यास्थ गुणांक को दिखलाने वाले हो तो उसका संकेत परीक्षा में पूछते हैं, जो कि क्या बनेगा, काई बनेगा, ना कि के बनेगा। तो हमने लिख लिख के भी दिया है, आप लोग इसको सुधार के सही प्रकार से स्क्रीनशॉट भी लें, फिर अपने नोट्स में अपडेट कर लें और आज से सीधा याद ही कर लें, क्योंकि अभी 1-2 महीने के अंदर पेपर होने के चांस हैं। उसी प्रकार से जब रूप में विकृति आती है तो उस वाली स्थिति में आप प्रत्यास्थ गुणांक को दृढ़ता गुणांक नाम दोगे और संकेत क्या नाम देंगे आप, ई देंगे। और दृढ़ता गुणांक से हम तुक्का बना देते हैं आपको, हम सबको पता है हीरा कार्बन का एक अपर रूप है और प्रकृति का सबसे दृढ़ पदार्थ है। ठीक है, प्रकृति का सबसे दृढ़ पदार्थ है। तो अर्थात अपर रूपण विकृति को आप दृढ़ता गुणांक के रूप में दर्शाओगे और वो ईंट से भी मौजूद होता है, इसलिए उसका संकेत क्या है, ईंट ना होकर नीटा हो गया। ईंटा नहीं हुआ, क्या हुआ, नीटा हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो छोटे छोटे डाउट जो बन सकते हैं आपको फिर से बोलने, प्रत्यास्थता एक विरोधी बल है। ठीक है, प्रत्यास्थता एक विरोधी बल है और विरोधी बल तो है, तो जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, लेकिन तब भी आपने प्रतिबल लगा के, अपरूपक बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन तो कर दिया, और जैसे ही बल हटाओगे तो उसे अपनी वापस स्थिति में आ जाना है। तो स्थिति बदल के वापस आ जाने वाले गुण को ही हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्था, ना कि केवल स्थिति में परिवर्तन बस करके छोड़ देना है। उसके लिए आपको विकृति, विरूपक बल और प्रतिबल जैसे शब्दों को याद रखना है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर काम करना है। हुक का नियम भी किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे प्रत्यास्थता से संबंधित है, और प्रत्यास्थता में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही हुक का नियम कहा गया है। और हुक के नियम को, इस प्रतिबल और विकृति के अनुपात को एक स्थिरांक ई से दर्शाएंगे आप, लेकिन ई को हम लोग गामा भी कह सकते हैं, काय भी कह सकते हैं और ईंटा भी कह सकते हैं। वो आप लोगों को बार बार रिविजन करना है, हम 2-3 बार बता चुके हैं। चूँकि क्लास थोड़ी सी ईजी और छोटी है आज की, इसलिए हमने एक ही चीज़ को आपको बार बार बता के समझाने का प्रयास किया कि भले क्लास छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। प्रत्यास्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके देखने को मिलते हैं। इलास्टिक में, हम लोगों की त्वचा में, सब जगह क्या पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसलिए इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हाल फिलहाल में आप लोगों से हम विदा मांगेंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।